नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस के दबाव में आई बीजेपी की। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। देखेंगे जेपीसी बैठक में मचे बवाल को। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी को लगे झटके को। जानेंगे महाराष्ट्र में क्यों उड़ी एनडीए सहयोगियों की नींद। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे आखिर क्यों रुका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वेतन। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रिटायर्ड जज की निगरानी में होगा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। पिछली बार चुनाव अधिकारी ने हेराफेरी कर बीजेपी को जिताया था। देश के 5 राज्यों में फिटजी कोचिंग सेंटर अचानक बंद। पेरेंट्स के पहुंचने से पहले लगे ताले। 2-3 लाख तक एडवांस फीस वसूल चुके थे संचालक। गणतंत्र दिवस के दिन सुबह 3 बजे शुरू हो जाएगी दिल्ली मेट्रो। गणतंत्र दिवस के चलते दिल्ली मेट्रो ने लिया है फैसला। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 329 अंकों की गिरावट के साथ 76,190 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 113 अंकों की गिरावट के साथ 23,092 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में डॉक्टर आंबेडकर पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही उनसे माफी की मांग हो रही है। पीएम मोदी से अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। कांग्रेस ने पूरे देश में जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान शुरू किया है। 27 जनवरी को डॉक्टर आंबेडकर की जन्मस्थली महू में एक बड़ी रैली होनी है, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। इंदौर में संत रविदास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं नगर निगम और जिला प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के उखाड़ दी। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि जिन प्रतिमाओं का अनावरण भाजपा विधायक महेंद्र हार्डिया ने किया था, उन्हें हटाने पर हार्डिया सहित किसी भी बीजेपी नेता ने विरोध नहीं किया। प्रशासन और निगम में बिना किसी पूर्व सूचना के इंदौर के RE2 से इन प्रतिमाओं को हटाया है। दिग्विजय सिंह ने आगे आरोप लगाया कि दोनों प्रतिमाओं को जीप में पैरों के नीचे रख कर ले जाया गया। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सवालों में है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ईवीएम पर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ में सुनवाई हुई। रिपोर्ट में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम के वेरिफिकेशन मामले की सुनवाई अब सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच करेगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ के सामने जब ये केस आया तो उन्होंने कहा कि ये मामला मुख्य न्यायाधीश की पीठ के सामने पेश किया जाए, यानी अब मामले की सुनवाई सीजेआई की पीठ करेगी। दरअसल हरियाणा के पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक करण सिंह दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने ईवीएम के सत्यापन के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया है कि ईवीएम सत्यापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम केंद्र सरकार मामले में जो आदेश दिया था, उनका पालन किया जाए। दलाल ने लखन कुमार सिंगला के साथ मिलकर ये याचिका दायर की है। दोनों हालिया विधानसभा चुनाव में अपनी सीट पर दूसरे स्थान पर आए हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वे ईवीएम की बर्न्ट मेमोरी या ईवीएम के 4 भागों कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट के माइक्रो कंट्रोलर की जांच कराने का प्रोटोकॉल लागू करे। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल एडीआर बनाम केंद्र सरकार मामले में आदेश दिया था कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद दूसरे या तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के अंदर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को ईवीएम सत्यापन की मांग का आवेदन दे सकते हैं। मोदी सरकार के वक्फ बिल में संशोधन के प्रस्ताव पर बनी जेपीसी की बैठक में भारी बवाल देखा गया। इस बैठक में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीर वाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल के विचार को सुनने वाली थी, लेकिन सुबह 11 बजे बैठक के शुरू होते ही हंगामा होने लगा। मीर वाइज को बुलाने से पहले जेपीसी में शामिल सांसदों में बहस हो गई। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली चुनावों को देखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को जल्दी संसद में पेश करने पर जोर दे रही है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलावों पर विस्तार से रिसर्च करने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं दिया जा रहा है। बहस में बढ़ते हंगामे के कारण बैठक को कुछ वक्त के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके बाद 10 विपक्षी सांसदों को 1 दिन के लिए बैठक से सस्पेंड भी कर दिया गया। निलंबित विपक्षी सांसदों में कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन, मोहिबुल्लाह, एम अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीमुल हक, इमरान मसूद शामिल हैं।
देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायकों की याचिका खारिज कर दी है। पार्टी की तरफ से याचिका दाखिल कर दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए स्पीकर को निर्देश देने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग मानने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत कैग रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें काफी देर कर दी है और अदालतें विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। जजेस की बेंच ने कहा कि कोर्ट बीजेपी विधायकों की याचिका स्वीकार करने की इच्छुक नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी के 7 विधायकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा था कि कैग ने 14 मामलों में एक रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन इसे आप सरकार ने सदन में पेश नहीं किया। इस पर चर्चा होनी चाहिए। दरअसल 11 जनवरी को कैग की एक रिपोर्ट लीक हुई थी, जिसे बीजेपी ने दिखाया था और दावा किया था कि कैग की रिपोर्ट में शराब नीति का भी जिक्र है। इसमें बताया गया कि आप सरकार की शराब नीति के कारण 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। 13 जनवरी को हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने आतिशी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि कैग रिपोर्ट पर जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे उनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। इस पर आप सरकार ने जवाब देते हुए कहा था कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसीलिए रिपोर्ट सदन में लाने का फायदा नहीं है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि विधानसभा के इंटरनल कामकाज के मामले में स्पीकर को कोई न्यायिक आदेश नहीं दिया जा सकता, जबकि एलजी ने कहा कि हाई कोर्ट को स्पीकर को ये सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अधिकार है कि तुरंत रिपोर्ट को सदन के सामने पेश किया जाए, लेकिन अब कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र को तीसरा डिप्टी सीएम मिलने वाला है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के इस दावे ने पूरे एनडीए की नींद उड़ा दी है। मीडिया से बात करते हुए राउत ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि कौन एकनाथ शिंदे? एकनाथ शिंदे का शिवसेना से क्या संबंध? ये लाचार लोग हैं, डरपोक लोग हैं। ये भाग गए ईडी सीबीआई के डर से, लेकिन मोदी और शाह उनको भी नहीं छोड़ेंगे। जल्दी ही महाराष्ट्र को तीसरा डिप्टी सीएम मिलने वाला है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप देखो कि आगे क्या होता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही राउत ने शिवसेना शिंदे गुट में फूट की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उद्योग मंत्री उदय सामंत पार्टी तोड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास 20 विधायक हैं। राउत का दावा था कि जब शिंदे सीएम पद न मिलने से नाराज थे, तब सामंत को डिप्टी सीएम बनाने की योजना थी। और अब उनके इस एक और दावे ने एकनाथ शिंदे के साथ ही अजित पवार की टेंशन भी बढ़ा दी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी तीखा रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि अमित शाह मेरा भविष्य तय नहीं कर सकते। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को आज भी चौंकाने वाला बताते हुए ठाकरे ने कहा कि मराठी मानुष की बात मत सुनो, हमने औरंगजेब को दफना दिया है। अमित शाह किस झाड़ की पत्ती है? अगर महाराष्ट्र में लोगों के दिल के मुताबिक फैसला होता, दिल्ली में सरकार हिल जाती। मैं अमित शाह को जवाब देता रहूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक घायल शेर क्या कर सकता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि शिवसेना को तोड़ने की साजिश करने वालों को जनता करारा जवाब देगी। महाराष्ट्र में छिड़ी इस जुबानी जंग में फिलहाल एनडीए घिरता दिखाई दे रहा है। बिहार में वेतन भुगतान को लेकर एक दिलचस्प खबर सामने आई है। दरअसल बिहार में राज्य के सीएम नीतीश कुमार से लेकर तमाम छोटे बड़े सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान नहीं हो पाया है। बिहार में सरकार का वित्तीय कामकाज CFMS यानी कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से किया जाता है और इसी से सारे बिलों और वेतनों का भुगतान भी किया जाता है, लेकिन इसमें खराबी आने की वजह से बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। बता दें कि CFMS में आए दिन खराबी का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर CFMS का अपडेटेड वर्जन और नया सॉफ्टवेयर यानी CFMS 2.0 लगाया गया था, लेकिन इसके बाद भी सीएम के साथ साथ कई मंत्रियों और अधिकारियों का भी वेतन भुगतान नहीं हो सका है। CFMS में आई खराबी को लेकर बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इसे 7 दिनों में ठीक कराने का दावा करते हुए कहा है कि CFMS में नई प्रक्रिया अपनाई गई है जिसे तुरंत ठीक कर दिया जाएगा। अगले 7 दिनों में इसे अपग्रेड कर दिया जाएगा। पूरा बदलाव कर एक नई व्यवस्था लागू की गई है। 31 जनवरी से पहले CFMS को ठीक कर लिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने यह माना कि CFMS में आई खराबी के कारण वेतन भुगतान नहीं हो सका है, लेकिन जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा और आगे इस तरह की समस्या न आए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही।